बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सैयद इमरान ख़ान मैथ्स मेड इजी के साथ हाज़िर है। आज हम वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको उर्दू में तग़य्युरात कहते हैं। वेरिएशन जो है ये साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वेरिएशन के जो जनरल टू टाइप्स है, एक को डायरेक्ट वेरिएशन और एक को इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। एक को जब उर्दू में हम रास्त तनासुब और एक को बिलअक्स तनासुब भी कहते हैं। तो आज हम डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, अगर आपके पास कोई से दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं और इन दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक़ हो कि एक मकदार के बढ़ने से अगर दूसरी मकदार भी बढ़ जाए, या एक मकदार के कम होने से या घटने से दूसरी मकदार भी कम हो जाए या घट जाए, तो इन दोनों मकदार के दरमियान रास्त तनासुब होता है। रास्त तनासुब को हम एक प्रोपोर्शनलिटी साइन, जिसको हम कहते हैं, उससे डिनोट करते हैं। और ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, तो ये मैंने यहाँ पे इस बोर्ड पे लिखा है कि द वर्ड वेरिएशन इज़ फ्रीक्वेंटली यूज इन ऑल साइंसेज। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन के जो दो मेन टाइप्स है, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। आज हम सिर्फ डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी काजेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। अगर एक मकदार में ज़्यादती या कमी आ जाए और उसके साथ दूसरी मकदार भी बढ़ जाए या घट जाए, अगर पहली मकदार बढ़ती है तो उसके साथ दूसरी मकदार भी बढ़ जाए, अगर एक मकदार कम होती है तो उसके साथ दूसरी मकदार भी कम हो जाए, तो इन दोनों के दरमियान जो वेरिएशन है इसको डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। देन दिस वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। इन अदर वर्ड्स, इफ़ अ क्वांटिटी y वेरीज डायरेक्टली विद रिगार्ड्स टू अ क्वांटिटी x, अगर आपके पास एक क्वांटिटी y है और इसमें तगय्युर आता है किसी एक दूसरी क्वांटिटी x के साथ, वी से दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड इज रिटन एज y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जो जो x बढ़ता है उसके साथ y भी बढ़ेगा, जो x में कमी आएगी उसके साथ साथ y में भी कमी आएगी। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। एक मकदार ज़्यादा होता है, दूसरी मकदार भी ज़्यादा होगी। एक मकदार कम होता है, दूसरी मकदार भी कम होगी। और ये जो सिंबल है, ये वेरिएशन सिंबल है, जिसको वेरीज एज कहते हैं। y वेरीज एज x। और जब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन में हटाऊंगा तो इसकी जगह मैं इज इक्वल टू लिखूंगा। सो y इज इक्वल टू के एक्स। तो अब यहाँ पे ये k है, सो वेरिएशन को यहाँ पे इज इक्वल टू के एक्स से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इसमें ये जो k है इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। ठीक है, जब भी आपके पास प्रोपोर्शनलिटी का ये सिंबल होगा, इसको आप इज इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट k लिखेंगे। सो y इज इक्वल टू के एक्स। इसमें ये जो k है इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। तो जनरली वेरिएशन में जो डायरेक्ट वेरिएशन होता है उसमें y इज इक्वल टू के एक्स ये जनरल फॉर्म होता है। इसमें k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और x और y आपके पास वो दो वेरिएबल्स हैं जिनके हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। k को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसलिए कहते हैं कि किसी भी इक्वेशन में जो कांस्टेंट होता है वो एक ही होगा। x और y चेंजेस इसमें आ सकती है। x अगर कोई एक वेरिएबल है, y कोई दूसरा वेरिएबल है, लेकिन k जो है ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं y इज इक्वल टू के एक्स, दोबारा दोनों साइड्स को मैं x पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो x के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे k इज इक्वल टू y बाई एक्स, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू k। याद रखें कि k जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर k इसमें से जीरो आ जाए तो फिर ये पूरा इक्वेशन वैनिश हो जाएगा, क्योंकि k इज इक्वल टू जीरो मीन्स y इज इक्वल टू जीरो। तो फिर इससे ये इक्वेशन ख़त्म हो जाएगा, इसकी वैलिडिटी बरकरार नहीं रहती फिर। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में मैंने कुछ आपको समझाया है। इस पर अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए कि जो डायरेक्ट वेरिएशन है ये हम किस तरह से इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट वेरिएशन पे एक एग्जांपल करते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। तो एग्जांपल ये है कि इंक्रीज इन एज x ऑफ अ चाइल्ड काज एन इंक्रीज इन हाइट y। एक बच्चे की उम्र में जो इजाफा होगा उसके हाइट में भी इजाफा होगा। तो जो उसकी उम्र बढ़ेगी उसके साथ साथ उसके हाइट में भी इजाफा आएगा। तो मैथमेटिकली इसको हम यूँ रिप्रेजेंट करते हैं कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैं इज इक्वल टू में कन्वर्ट करूँगा, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट k आएगा और उसके साथ ये x होगा। सो y इज इक्वल टू k x इज़ द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एग्जाम्पल कि जो एज बढ़ेगी उसके साथ साथ उसके हाइट में भी इजाफा होगा। तो इस पर आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो वक्त गुजरता जाएगा एक गाड़ी जो है वो उतना ही ज़्यादा फासला तय करेगा।
जो जो डिस्टेंस में इजाफा हो, जो जो टाइम गुजरेगा ज़्यादा, उतना ही वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा फासला तय करेगा। यानी कोई एक गाड़ी है तो जो जो टाइम गुजरता जाएगा उसके साथ साथ वो गाड़ी जो है वो ज़्यादा फासला तय करेगा। तो डिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो डिस्टेंस को अगर मैं एस से रिप्रेजेंट करूँ, एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, आर एस इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट के इंटू टी। यहाँ पे के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे स्पीड है। सो इस इज इक्वल टू वी टी, और ये फिजिक्स में भी इस्तेमाल होता है कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो यहाँ पे स्पीड वी है। यहाँ पे आपने स्पीड को कांस्टेंट रखना है, यानी आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगी। टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और एस जो है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो टाइम ज़्यादा गुजरेगा उतना ही ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा फासला तय करेगा, लेकिन इसी दौरान आपने स्पीड को कांस्टेंट रखना है, स्पीड को आपने कम या ज़्यादा नहीं रखना। ठीक है। सो एस इज इक्वल टू वी टी। इसी से फिर मैथमेटिक्स फिजिक्स की जो एक इक्वेशन है वी इज इक्वल टू एस बाई टी, जिसको हम कहते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस ओवर टाइम जो है जो स्पीड के बराबर है ये इसी से आता है। एस इज इक्वल टू वी टी है, तो एस इज इक्वल टू वी टी मीन्स कि मैं इक्वेशन के दोनों साइड्स को टी पी डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ से टी कैंसिल, सो वी इज इक्वल टू एस बाई टी। तो ये यहाँ से आता है। तो फिजिक्स की एक मशहूर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट वेरिएशन में समझा रहा हूँ आपको कि जो जो ज़्यादा टाइम गुजरेगा उतना ही एक ऑब्जेक्ट ज़्यादा फासला तय करेगा। तो डायरेक्ट वेरिएशन पे ये दो एग्जांपल्स हो चुके हैं। एक और एग्जांपल भी लेते हैं, एग्जांपल 3, जिसमें मतलब एक क्वांटिटी की कमी के साथ दूसरी क्वांटिटी में भी कमी आ जाए। तो इसकी मिसाल ये है कि जितना आप किसी एक सर्कल का रेडियस कम लेंगे उतना ही उसका सरकमफ्रेंस कम होगा। रेडियस जितना ज़्यादा होगा सरकमफ्रेंस उतना ज़्यादा होगा, रेडियस जितना कम होगा उतना ही सरकमफ्रेंस कम होगा। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास सर्कल बड़ा है, इट मीन्स कि इसका रेडियस ज़्यादा है। तो रेडियस अगर ज़्यादा है तो इसका ये सरकमफ्रेंस भी ज़्यादा होगा। ठीक है। और अगर आपके पास रेडियस कम है तो उसका सरकमफ्रेंस भी कम होगा। तो अगर रेडियस ज़्यादा है तो सरकमफ्रेंस भी ज़्यादा होगा, और अगर रेडियस कम है तो इसका जो सरकमफ्रेंस है ये भी कम होगा। सो सरकमफ्रेंस एंड रेडियस आर वेरीज डायरेक्टली। इंक्रीज इन रेडियस मीन्स इंक्रीज इन सरकमफ्रेंस, डिक्रीज इन रेडियस मीन्स डिक्रीज इन सरकमफ्रेंस। तो ये चंद एग्जांपल्स हैं, इसकी आपकी समझ आ गई होगी। अब इस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि आपको डायरेक्ट वेरिएशन पे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझ आ जाए। ये बहुत सारे जो हमारे डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, या जिस तरह NTS, FTS या मुख्तलिफ टेस्टिंग एजेंसीज़ जो MCQs कंडक्ट करते हैं, तो स्टूडेंट्स अमूमन ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम फेस करते हैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में जो वेरिएशंस पे होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल कराता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को दोबारा ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं इसके लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। डायरेक्ट वेरिएशन को समझने के लिए एक क्वेश्चन है, इसको सीखने की कोशिश करें कि आपके पास इफ़ y varies directly as x and y is equal to 7 when x is equal to 3, find x when y is equal to 35 and y when x is equal to 18। कहते हैं कि अगर y varies directly as x यानी y is directly proportional to x, तो फिर y अगर 7 है तो ये कब होगा, जब x आपके पास 3 होगा। यानी अगर x 3 है तो y आपके पास 7 है। तो कहते हैं कि फाइंड x, आप x को फाइंड करें अगर y आपके पास 35 है, और फिर y को फाइंड करें अगर x आपके पास 18 है। तो सबसे पहले जब भी आप डायरेक्ट वेरिएशन या इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके पास दोनों वेरिएबल पहले गिवन होंगे। इन दोनों वेरिएबल से आपने कांस्टेंट k को फाइंड करना होगा। तो जो कांस्टेंट k हमारे पास आएगा फिर उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जब हम किसी एक वेरिएबल को फाइंड करेंगे तो एक वेरिएबल गिवन होगा और कांस्टेंट ऑलरेडी इन दोनों से मैं पहले ही निकाल चुका हूँगा, तो फिर उसको सॉल्व करना आसान होगा। इस पूरे प्रोसेस को मैं यूँ मतलब डिफ़ाइन करूँगा कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x मीन्स y इज इक्वल टू kx। ये हमारे पास एक इक्वेशन 1 है, और यही इक्वेशन 1 पे हम पूरा ये प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम
y को 7 और x को 3 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ताकि हमारे पास k की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि पुट y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें, y की जगह 7, k को फाइंड करना है और x की जगह 3 आएगा। सो 7 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई 3 है, यहाँ से इस 3 को ख़त्म करते हैं, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, 3 के साथ कैंसिल, सो k इज इक्वल टू 7 बाई 3। पुट इन इक्वेशन 1, k की ये वैल्यू जो है आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करें, तो y इज इक्वल टू k की जगह आ जाएगा 7/3x। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन 2 बन जाता है यहाँ से। तो अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम, अगर x गिवन है तो y को फाइंड करेंगे और अगर y गिवन है तो x को फाइंड करेंगे। किस तरह, अब इससे तो इस रिलेशन से y इक्वल टू kx से मैंने k की वैल्यू तो निकाल ली है जो कि है 7/3, और इसको जब मैं दोबारा इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो y इक्वल टू 7/3x आता है। अब यहाँ पे x को फाइंड करना है, तो जब हमने x को फाइंड करना होगा तो y ऑलरेडी गिवन है, तो आप ये करें कि पुट y इज इक्वल टू 35 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 2 में आप पुट करें, इन इक्वेशन 2। तो y इज इक्वल टू 35 है, तो 35 इज इक्वल टू 7/3 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, तो x को फाइंड करना है और y की जगह मैं 35 पुट कर रहा हूँ। सो 35 और यहाँ पे है हमारे पास 7/3 मल्टीप्लाई बाय x। x के साथ ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको ख़त्म करना है, तो इसको जब ख़त्म करेंगे तो इट मीन्स कि मैं इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा। ये 7/3 है तो मैं 3/7 यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर भी 3/7, क्योंकि इक्वेशन के एक साइड पे आप जो प्रोसेस करते हो दूसरी साइड पे भी आप वही प्रोसेस चलाएंगे। तो यहाँ पे 7 के साथ और 3 के साथ कैंसिल, तो x बचता है यहाँ पे, और यहाँ पे 7 1 7 7 5 35, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 3। सो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5 3 15। तो अगर आपके पास y 35 है तो x आपके पास 15 होगा। सो ये x की वैल्यू को हम फाइंड कर चुके हैं। अब सेकंड में जो अभी है सेकंड पार्ट में, अब हमने y को फाइंड करना होगा। अगर x 18 है तो पुट x इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो है y इज इक्वल टू 7/3x, y इज इक्वल टू 7/3 मल्टीप्लाई बाय x। तो y को फाइंड करना है इस दफ़ा 7/3 मल्टीप्लाई बाय, और x की जगह 18 पुट करें, तो 3 1 3 3 6 18, सो y इज इक्वल टू 7 6 42। तो ये इसका आंसर है। तो असल में इस पूरे क्वेश्चन में हमने 3 काम किए हैं। एक ये कि y वेरीज डायरेक्टली एज x, तो y वेरीज डायरेक्टली एज x से मैंने y इज इक्वल टू kx इक्वेशन बनाया है। इस इक्वेशन में मैंने y की जगह 7 और x की जगह 3 पुट किया है, और पुट करने के बाद मैंने k इज इक्वल टू 7/3 को फाइंड किया है। सो k इज इक्वल टू 7/3 को मैं दोबारा इक्वेशन 1 में पुट करूँगा, तो y इज इक्वल टू k की जगह 7/3 और x सेम एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे हमने जब x को फाइंड करना है तो y ऑलरेडी गिवन है जो कि 35 है, तो x की जगह मैं 35 को पुट करूँगा, सॉरी y इज इक्वल टू 7/3x है तो x को फाइंड करूँगा, और y इज इक्वल टू 35, तो y की जगह मैं 35 पुट कर रहा हूँ। 7/3 सेम एज इट इज़ है मल्टीप्लाई बाय x। 7/3 को ख़त्म करना है तो इक्वेशन के दोनों साइड्स को मैं 3 और 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ताकि 3 के साथ और 7 के साथ ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे x रहता है और 3 और 7 35 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 1 7 7 5 35, सो 5 3 15, सो x इज इक्वल टू 15। अब सेकंड पार्ट में फिर क्या है, y को फाइंड करना है, x 18 गिवन है, तो पुट x इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन नंबर 2, पुट x इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन नंबर 2। सो y इज इक्वल टू 7/3x, y इज इक्वल टू 7/3 और x की जगह 18 पुट करें, तो 3 1 3 3 6 18, सो y इज इक्वल टू 7 6 42 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये एक क्वेश्चन मैंने इस पर ट्राई किया है डायरेक्ट वेरिएशन पे। आप इस पे मुख्तलिफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तो आप अपने आंसर्स को चेक करें कि आपने इस प्रोसेस को कैसे किया है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ से डायरेक्ट वेरिएशन और उस पर जो प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करते हैं इसकी समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में इन्वर्स वेरिएशन करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।